तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज चैप्टर के इस लास्ट वीडियो में। आज अपन क्वेश्चन आंसर्स तो अपने को करने ही है, लेकिन मैंने आपको बोला था 1 2 4 क्वेश्चंस अपने रह जाते हैं, उनको पहले कर लेंगे अपन। और वो करने से भी पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो पहले। तो आज अपन शुरू करते हैं। तो मिश्र धातु के गुणधर्म, अन्य महत्वपूर्ण कुछ एक टॉपिक है छोटा सा, वो देखेंगे। एनोडाइजिंग और एक्वारिजिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा और सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। अब पहले मेरी बात एक ध्यान से सुनो यहाँ पे आप। ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं अब तक जो हम पढ़े हैं, जैसे मान लो चैप्टर में, वो आपको 80% से लेकर के 90% तक अंक दिलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन आप समझते हो, मेरिट लाने वाला जो बच्चा होता है उसमें, और जो केवल 90-91% पे आके अटक जाता है, उस बच्चे में क्या फ़र्क है? तो इन पॉइंट्स का फ़र्क है। वो जो 1-2 नंबर का मार्जिन रह जाता है ना, वो यहाँ से, वो टॉपिक ये वाले हैं। तो इनसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और हो सकता है कि क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन फिर भी आपको तो आने चाहिए, क्योंकि हमारी किताब में दे रखे हैं तो हमें आने चाहिए। तो एक बात हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था मिश्र धातु पे, या मिश्र धातु पे, या एलॉय जिसको अपन बोलते हैं। तो अलॉय अपन ने क्यों पढ़ा था कि भाई हम लोग जो धातुओं के लिए विशिष्ट गुणधर्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अलॉय बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि धातु जो है वो कोरोजन से ख़राब हो जाए, कोरोड हो जाए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ एक और चीज़ें पढ़ी थी, क्रोम प्लेटिंग पढ़ा था, एनोडाइजिंग पढ़ा था, एनोडीकरण पढ़ना है अपने को, रंग लगाना पड़ा था अपन ने, है ना, तेल लगाना पड़ा था, या ग्रीजिंग करना पड़ा था, ग्रीस लगाते हैं अपन धातु के ऊपर। तो वैसे ही एक तरीका था हमारे पास में अलॉय बनाना या मिश्र धातु बनाना। लेकिन अब क्या होता है, मिश्र धातु के जो गुणधर्म होते हैं वो धातु के गुणों से, धातु की जो प्रॉपर्टीज होती है उससे अलग होते हैं। देखो कैसे समझो। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके जो मिश्र धातु की विद्युत चालकता पहली चीज, और गलनांक जो होता है वो दो चीजें। विद्युत चालकता, विद्युत धारा उसमें बहेगी कि नहीं बहेगी, और गलनांक उसका, ये दोनों चीजें जो होती है मिश्र धातु की कम होती है, जबकि उस धातु की ज्यादा होती है जिससे वो मिलकर के बनी होती है। और इसका उदाहरण हमें किताब में दे रखा है। तो तांबा और जस्ता, तांबा बोले तो कॉपर Cu, जस्ता जिंक Zn, इन दोनों की जो मिश्र धातु होती है या मिश्र धातु होती है वो होती है पीतल। और पीतल आप सबको पता है, वो जो होता है ना ब्रास बैंड, आप सब ने सुना होगा कि किशोर ब्रास बैंड, राजस्थान ब्रास बैंड। तो ये जो ब्रास वर्ड होता है ना, वो इसी के लिए होता है, पीतल। पीतल आपने देखा भी होगा। तो वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए होते हैं वो इसके होते हैं। और ये किसकी मिश्र धातु है? कॉपर से और जस्ते से मिलकर के बनी है, जिंक से। दूसरी मिश्र धातु हमारे पास में कौन सी है? वो है कांसा। कांसा किससे किससे बना होता है? ताम्र से और टिन से। तांबा, ताम्र मतलब तांबा ही है, कॉपर। टिन क्या है हमारा? Sn है, Sn। और कांसा, कांसा का आपने सुना भी होगा। कांसे की कटोरी आती है ना, जो रीति रिवाज, जो रस्में होती हैं, खास करके जो हिंदू संस्कृति में पौराणिक जो है ना, कि हम कुछ एक परंपराएं, पंडित वंडित आते हैं तो उनको बर्तन देने होते हैं और उनको ऐसा कुछ, तो वो कांसे की कटोरी आपने वहाँ सुना होगा। तो कांसा देखो किस किस से बना है? टिन से और तांबे से बना है। और कांसे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। ये तो है हमारा ब्रास, ठीक है, और ये है हमारा ब्रॉन्ज। तो ये ब्रॉन्ज बात हो गई यहाँ पे। अब इनके गुणधर्म कैसे समझ रहे हैं अपन? ये विद्युत के कुचालक होते हैं, देख लो कौन कौन? पीतल और ये जो है ब्रॉन्ज हमारे पास में, यहाँ कांसा, ये दोनों क्या है? विद्युत के कुचालक है। जबकि ये दोनों किससे मिलकर के बन रहे हैं? कॉपर से बन रहे हैं। और कॉपर तो बहुत अच्छा चालक होता है। कॉपर को तो अपन तारों में यूज करते हैं, बिजली बनाने के जो तार हैं हमारे। तो ये अजीब बात है एकदम, ठीक है, यहां तक। फिर एक और उदाहरण हमें दे रखा है सीसा और टिन का। सीसा बोले तो लेड और टिन बोले तो Sn। इन दोनों से हमें को मिलता है सोल्डर। सोल्डर आप सबने देखा होगा। अपन जाते हैं ना वो रेडियो की दुकान पे, या पुराने जमाने में टीवी वी नहीं खोल के बैठे रहते थे, और वो एक ऐसे पेचकस जैसा बड़ा सा हाथ में लेके बैठे होते थे, और एक गोल तार होता है इतना सा, चांदी जैसा दिखता है, वो थोड़ा फीका कलर होता है, लेकिन उसको फिर यूँ रखते हैं वो किसी भी जगह पे, और सोल्डर जैसे उसके ऊपर टच करते हैं, लाइट से जल रहा होता है, और वो जो सोल्डर तार है वो पिघल करके वहां पर दो चीज़ों को जोड़ देता है। दो चीज़ों को तो इन अ सेंस कि ना, दो जो जॉइंट है ना, जैसे अपने कंप्यूटर में चिप होती है ग्रीन कलर की, या जो अंदर प्लेटें देखिए ना आपने, उसमें नहीं क्या वो डॉट डॉट से चांदी जैसे लगे हुए रहते हैं, वो दरअसल में सोल्डर ही होता है। अब आप सोल्डर के लिए नोटिस करोगे कि इसका जो गलनांक है ना वो बहुत कम होता है, तभी तो आसानी से पिघल जाता है ना वहां पे।
और इसको एज ए सोल्डर, नाम ही हमने सोल्डर दे दिया, जोड़ने वाला, तारों को जोड़ने वाले के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। जबकि इनका जो है गलनांक हो सकता है इतना कम नहीं होता। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब एग्जाम में यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यार ये बताओ तांबे और जस्ते से मिलकर के क्या बनता है, या सही गलत पूछ ले आपसे कि जो कांसा है वो तांबे और टिन से बनी हुई मिश्रातु है, या तांबा और टिन नहीं बोले, टिन की जगह बोलते सीसा से बनी मिश्रातु है। तो आपको वहां एक नंबर बचाने के लिए अपना ये तिकड़म लगानी पड़ेगी कि यार पढ़ा तो था, फिर याद करके देखें। ठीक है, तो कोई ट्रिक वगैरह बना के इसको याद करने की कोशिश करना, एक आध नंबर आपको बच सकता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण मैंने एक छोटा सा एक लिखा है। अन्य महत्वपूर्ण ऐसा नहीं कि किताब के बाहर से, नहीं, किताब का ये देखो, कैरेट एक हमारे पास में सोने की शुद्धता को मापने के लिए, सोना वो वाला बात नहीं कर रहे, सोना गोल्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो गोल्ड की शुद्धता को नापने के लिए हमारे पास में एक इकाई है, एक यूनिट है, कैरेट। तो 24 कैरेट जो सोना होता है ना वो एकदम शुद्ध होता है। आइंदा कभी भी सोना होना लेने जाओ, देने जाओ, कोई भी ऐसा आपको जानकारी है, क्योंकि अब वहां पे तो आप डिस्कस कर सकते हो। 24 कैरेट होता है सबसे शुद्ध, लेकिन 24 कैरेट इतना मुलायम होता है कि यूं मुड़ जाता है हाथ से। तो 24 कैरेट का तो कोई चेन या कोई ऐसे कंगन या कुछ ऐसा बनवाएगा नहीं, आभूषण, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो फिर क्या करते हैं, उसमें थोड़ी दूसरी चीज़ मिलाते हैं, या यूं कह लो फेट मिलाते हैं सुनारों की भाषा में, है ना, सुनार लोग फेट बोलते हैं इसको, या हम अशुद्धि कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि वो उसको अलॉय बना देते हैं एक तरह से, दूसरी धातु उसमें मिलाते हैं। धातु दूसरी कौन सी मिलाते हैं, जनरली वो लोग मिलाते हैं तांबा मिलाते हैं या चांदी मिलाते हैं। अब भारत में, हमारे देश में अधिकांशतः 22 कैरेट सोने का यूज करते हैं अपन। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर 24 भाग सोना है तो उसमें 22 भाग जो है वो तो असली सोना है, लेकिन जो 2 भाग है, 2 हिस्सा है लगभग, वो क्या है, या तो चांदी है और या फिर वो क्या है, हमारा तांबा है। तो यही चीज मैंने अगली लाइन में लिखी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मस्त चीज। मस्त चीज क्या है, हमारे देश में हम लोग आज भी एक साल में 800 टन सोना जो है इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से लेते हैं। भाई ऐसे हुआ ना, अंग्रेज लोग सारा हमारा उड़ा के चले गए, ठीक है, अभी हम वापस लाने का काम कर रहे हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश के लोगों को सोना चांदी बहुत ज़्यादा पसंद है, आभूषण बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, है ना, वो जवाहरात जो पहनते हैं वो लोग, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं। स्मगल भी होता है बहुत सारा, तो बहुत पैसा है हमारे देश में, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है हमारा छोटा सा टॉपिक, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग कहाँ पर था, हमने पढ़ा था कोरोजन से बचाने के लिए जो हमारे पास में मेथड है वो क्या है, एनोडाइजिंग। तो मैंने आपको बोला था ये अलग से है, तो इस पर थोड़ी चर्चा करनी है, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि एनोडाइजिंग क्या होता है। जैसे गैल्वेनीकरण था ना, गैल्वेनाइजेशन था, तो वैसे ही है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या है, देखो ये है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। अब वैसे क्या होता है, नॉर्मली एल्यूमिनियम जब बाहर धातु पड़ी होती है हवा में, तो ऑक्सीजन आती है और उस धातु से ऊपर से अभिक्रिया करती है। तो ऊपर से जब अभिक्रिया करती है तो वहां ऊपर एक सतह बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सतह जो है ना, अंदर के एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार जबरदस्ती काम करके ऑक्साइड की परत बना देते हैं ना, मोटी परत बनाते हैं ऑक्साइड की। तो बोले हाँ बड़ी आइडिया है, फिर कैसे करें। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ऐसे ले लो बर्तन ले लो, एक इमेजिन करना, पूरा इमेजिन, मैं क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ आपको, केवल इमेजिन करो। ऐसे बर्तन ले लिया मान लो एक, फिर उसमें क्या किया, पानी भर लो, पानी में थोड़ा H2SO4 डाल दो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब पानी और तनु कुल मिला के अपने को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, उसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है ऐसे मान लो, और थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसमें आपको बनाना है एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक एनोड और एक कैथोड। अब बस आप क्या करो, एनोड पर जो एनोड है ना वो आपका एल्यूमिनियम होना चाहिए, एल्यूमिनियम धातु एनोड बना दो। अच्छा उससे क्या होगा, फिर जैसे ही उसमें आप करंट बहाओगे तो पानी जो है वहां पे उसका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। जब विद्युत अपघटन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी उसमें से, और ऑक्सीजन कैसी होती है, माइनस। एनोड कैसा होता है, प्लस, और एनोड यहां पर हमारा कौन है, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन माइनस है और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ। मतलब ऑक्सीजन क्या है, एनायन है, तो एनायन ऑक्सीजन जाएगी एनोड की तरफ, और एनोड कौन है, एल्यूमिनियम। तो एनोड पर एल्यूमिनियम से जाके जुड़ जाएगी और वहां पे कौन सी परत बना देगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत है अब वो मोटी भी है, और इसका एक और फायदा क्या मिलता है, उसको पेंट कर दो। वैसे एल्यूमिनियम का कलर आपने देखा होगा फिक्स होता है,
लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पेंट कर दो आप, मस्त कलर जो चाहिए आप उस पर लगा दो, और वो आपकी खराब नहीं होगी, कोरोड नहीं होगी वो धातु आपकी। तो यहीं पर यही चीज़ लिखी है हमने। मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण। तो वायु के संपर्क में एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। सही बात है, पता चल गया अपने को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, खराब होने से बचाती है, कोरोड होने से। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करने पर, साफ एनोड, साफ एल्यूमिनियम की वो लो कोई वस्तु, उसको क्या बना दो आप? एनोड बना दो, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके उसका क्या करो? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। और एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन होगी वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेगी, और इस ऑक्साइड की मोटी परत को आप आसानी से पेंट कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो जल्दी से ये यहाँ लिखो, मैं 4-5 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ आपको। फिर जो है अपन एक टॉपिक छोटा सा और देख करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखो, अब बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, अपने किताब में भी दे रखा है, वो भी देखेंगे। क्या है? एक्वा रीजिया। ये पार्ट के बीच में था लेकिन मैं हर बार आपको बताना भूल रहा था, तो मैं इसको अभी ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। ये रॉयल जल कहते हैं इसको, और ये लेटिन भाषा में उसको ये लोग बोलते हैं एक्वा रीजिया। तो ये क्या है? 3:1 है। देखो क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को ले रहे हैं हम लोग किसमें? HNO3 के साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में। और क्या इनका रेशो है? 3:1। 3 भाग इसके, 1 भाग इसका। और ये भी कैसे हैं? सांद्र ले रहे हैं। HCl अपने को सांद्र लेना है, HNO3 भी अपने को सांद्र लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है बोले तो ये इतना खतरनाक सॉल्यूशन इससे जो बनता है ना, जो इससे द्रव बनेगा, वो सोने को गला देता है, डिजोल्व कर देता है, घोल देता है सीधे। और ये बहुत एक प्रबल संक्षारक होता है, सिर्फ सोना नहीं बल्कि प्लेटिनम को भी गला देता है। और वैसे अगर देखा जाए ना, तो अकेला HCl सोने को नहीं पिघला सकता, गला नहीं सकता मतलब, और ना ही अकेला जो HNO3 है वो सोने को गला सकता है। तो देखो इसका ना यूज क्या करते हैं लोग, काफी लोग होते हैं बेईमान जो लोग होते हैं, वो सोना चोरी करने में यूज करते हैं। सोने का कोई भी गहना वगैरह होता है, लेते हैं, बोलते हैं हम आपको साफ करके दे रहे हैं। तो वो जब इसमें से उसको घुमा के निकालेंगे तो ऊपर ऊपर की जो सोने की परत होगी वो उसमें चली जाएगी, और वो उसको दे तो देंगे गहने को, चमकता हुआ गहना, लेकिन बाद में जाकर के वो उस द्रव में से सोने को वापस निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई, एक्वा रीजिया। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक है किताब में, मैं आपको बताता हूँ, बस ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। ये अपने को बता रखा है, अपना जो आयरन पिलर है ना दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास में, मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं लोह स्तंभ। और इसका बारे में क्या क्या है? 6 टन भार है इसका, और 8 मीटर ऊंचा है। 6 टन बोले तो 6000 किलो का है, और 8 मीटर हाइट का बना हुआ है, और ये बहुत पुराना है। कितना? लगभग 1600 साल पुराना है ये। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि है लोहे का, लेकिन उस पर जंग नहीं लगती, खराब नहीं होता, कोरोड नहीं होता, जबकि उसको हमारे देश के लोगों ने 1600 साल पहले बनाया था। और केवल यही नहीं, दिल्ली में नहीं, एक साउथ इंडिया में भी कहीं पर जगह है, मुझे याद नहीं है उसका नाम, शायद वहां पर भी ये पिलर है, और सेम चीज है वहां पर भी। सेम चीज क्या? जंग नहीं लगती, खराब नहीं होता। दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, यार ऐसा तो क्या किया था इसको इतने साल पहले इंडिया के लोगों ने कि अभी तक ये लोहा खराब नहीं हुआ। तो मेटलर्जी में इसका मतलब है कि हमारे देश के लोग पहले भी बहुत ज़्यादा होशियार थे। तो मैं एक चीज़ छोटी सी आपको यहाँ पर कोट कर देता हूँ कि हमें ना इतिहास गलत पढ़ाया जाता है। गलत पढ़ाया जाता है का क्या मतलब है कि जो इतिहास की बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, वो इतिहासकारों ने नहीं बल्कि एजेंट्स ने लिखी हैं, ऐसा बोलते हैं अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं। कैसे? जैसे हमें कहा जाता है कि वास्को द गामा जो था वो भारत को आकर के ढूंढा था, इंडिया आके ढूंढा था, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता कुछ ऐसे रही थी कि वास्को डी गामा अफ्रीका के वहाँ पर कहीं खो गया था, अपना जहाज लेके समुद्र में वो खोया हुआ था वहाँ पे, और उसको भारत आना था। उसने भारत का नाम सुना था क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा तरह की चीज़ें दुनिया भर में जाती थी, है ना, सोना चांदी हीरे, या उसके अलावा पन्ना और जो रत्न होते थे, या उसके भी अलावा इतने सारे जो तरह तरह के मसाले थे, मखमल का कपड़ा था, बहुत सारी चीज़ें थी हमारे देश से पूरी दुनिया में जाती थी। तो उसको पता था भारत भारत तो आना तो चाहता था वो।
तो अफ्रीका के वहाँ पर उसको कुछ एक मारवाड़ी बिजनेसमैन मिले थे, मारवाड़ी व्यापारी। वो लोग वहाँ पे उस वास्को डी गामा का जितना बड़ा जहाज था ना, उससे भी बड़े बड़े जहाज सामान के भर करके वहाँ लेकर गए थे बेचने के लिए। तो वास्को डी गामा ने उनसे कहा कि भाई मैं भी भारत चलना चाहता हूँ। तो वो फिर उनके बड़े बड़े जहाज़ों का पीछा करते हुए भारत तक आया था। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिनसे मैंने बात सुनी है वो बहुत ही बड़े टीचर हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल टीचर हैं। तो हमें इतिहास इस तरह से अंग्रेजों ने मढ़ा है, हमारे देश में आकर के शिक्षा को तबाह किया है उन्होंने, कि हमें बस ये डाला जाता है कि बाहर से जो आ रहा है ना वो अंग्रेजों वाला, वो एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास है, कि ऐसा नहीं है। और ये बातें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। 1700 सालों तक अगर हम लोग एक सन से लेकर के, जो अंग्रेजों का सन है, 1700 ईस्वी तक अगर हम देखें तो हमारे देश की जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमी थी, वो दुनिया में पहले नंबर की इकोनॉमी थी। दुनिया का 1/4 जीडीपी तो केवल हम लोग प्रोड्यूस करते थे। ये अंग्रेजों के भी कुछ एक लेखक हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है, साबित किया है। ये तो बस पिछले 200-300 सालों से तबाही चालू हुई है हमारे देश में। तो आप परसेप्शन अपने देश को लेकर के अपना खराब मत करना भाई। सिंपल सी बात है ना, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तभी तो लुटेरे लूटने आएंगे हर जगह से। तो भारत देश में तो हर तरफ से लुटेरे हमें लूटने आए हमेशा। तो अब खैर थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग कुछ अच्छा करेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। तो अब देखो थोड़े क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं उनको देख लेते हैं अपन। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, पेज नंबर 59 पर क्वेश्चन है। खनिज, अयस्क और गैंग। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन 1-2 लेक्चर पहले ही पूरा मैं आपको इसकी लिख के दिया हूँ डेफिनेशंस, तो वहाँ से सीधा लिख लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। 2 धातुएं आराम से, जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो नीचे धातुएं आती हैं, जैसे सोना आता है वहाँ पे या प्लेटिनम आता है, इन दोनों का नाम आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। फिर क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास यहाँ पर, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत सिंपल है। अपन धातुओं का जब परिष्करण पढ़ रहे थे, पढ़ा था अपन ने, ऑक्साइड में से निकालने के लिए आप क्या करो, उसका अपचयन करा दो, है ना। उसको गर्म कर सकते हो और उसका अपचयन करा सकते हो, काम आपका हो जाएगा। यही किया था क्योंकि हमने। फिर उसके अलावा है हमारे पास में पेज नंबर 61 पर। तो 61 पेज नंबर पे हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको ये दे रखा है कि यहाँ कोई मेटल है, और मेटल कौन से हमारे पास में, जिंक मेटल, अच्छा ऑक्साइड दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये मेटल यहाँ दे रखे हैं हमारे पास में, कौन सा, जिंक, मैग्नीशियम, और तीसरा अपने को दे रखा है कॉपर। और यहाँ पर हमें दे रखा है जिंक ऑक्साइड, कलर चेंज कर लेते हैं अपन मार्कर का, और जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरा अपने को लिखा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कह रहा है किसकी किसके साथ अभिक्रिया होगी और किसकी नहीं होगी। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही देना है। तो सक्रियता श्रेणी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, आई होप आपको याद हो गई होगी अब तक। ये है हमारे पास में दिख रही होगी आपको, आई होप लास्ट तक के, नहीं तो भी तो लास्ट वाले काम नहीं आएंगे अपने को ज़्यादा। तो अब देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक से अभिक्रिया करेगा, क्यों करेगा, जिंक को क्यों हटाएगा, विस्थापन अभिक्रिया करेगा ही नहीं ना। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी और किस में नहीं होगी। तो जिंक को तो हटाएगा नहीं। तो क्या मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा क्रियाशील है, क्या मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा क्रियाशील है, हाँ है, तो ये अभिक्रिया होगी। क्या कॉपर जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है, नहीं, कॉपर नीचे है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्या मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है, हाँ बिल्कुल है जी, मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये अभिक्रिया, सॉरी ये अभिक्रिया कैसे होगी, क्योंकि यहां पर हमें देखना है क्या जिंक मैग्नीशियम को हटा सकता है, क्या जिंक मैग्नीशियम को हटा सकता है, नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक नीचे है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्या मैग्नीशियम को हटाएगा, नहीं हटाएगा ना, क्यों हटाएगा। क्या कॉपर मैग्नीशियम को हटा सकता है, क्या, कॉपर तो बहुत नीचे है, मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, पॉसिबल ही नहीं बॉस, नहीं हो सकती। क्या जिंक कॉपर को हटा सकता है, क्या,
हाँ जी, बिल्कुल हटा सकता है, क्योंकि जिंक ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, कॉपर नीचे है। और क्या मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को हटा सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम काफ़ी ऊपर है, कॉपर काफ़ी नीचे है, तो ये भी संभव है। क्या कॉपर कॉपर को हटाएगा क्या? नहीं हटाएगा। तो इस तरह से बस अपने को भरना है इसको। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, खराब नहीं होती? तो हम लिखेंगे वह धातु जो सरलता से ऑक्सीजन से, जल से या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, वो आसानी से संक्षारित नहीं होती। एक आध उदाहरण लिखना चाहो तो आप लिख देना, प्लेटिनम लिख देना, सोना लिख देना, सिंपल। क्वेश्चन 3 कह रहा है मिश्र धातु क्या होती है, या मिश्र धातु या अलॉय। डेफिनेशन लिख के बताई थी मैंने आपको कि किसी धातु का समांगी मिश्रण जिसमें कि जो दूसरी धातु है या अधातु है एक निश्चित अनुपात में उसमें मिलाई जाती है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पहली वाली धातु को गलत अवस्था में लाते हैं, फिर उसमें जो दूसरी धातु है उसका या जो दूसरी अधातु है उसका एक निश्चित जो भाग है वो मिलाया जाता है, फिर उसको शीतलीकृत करते हैं, ठंडा करते हैं ना उसको। तो ये बता दिया था मैंने आपको, पीछे से लिख सकते हो जाकर के, लिखाने की जरूरत नहीं डेफिनेशन। अब अपन चल रहे हैं अभ्यास क्वेश्चंस पे। तो अभ्यास क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, है हमारे पास में यहाँ पे, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl और कॉपर करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है सोडियम से कम अभिक्रियाशील है। MgCl2 और एल्यूमिनियम, तो Mg और एल्यूमिनियम, तो क्या जो है मैग्नीशियम, ये है देखो हमारे पास में ऐसे MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो सब इसको, ये तो याद रखनी है आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तीसरा हमें पेयर कह रहा है यहाँ पे FeSO4 और सिल्वर, तो FeSO4 और सिल्वर एरा Ag इतना नीचे है भाई, कैसे हटाएगा इसको? नहीं हटा सकता, नहीं होगी अभिक्रिया। चौथा हमें दे रखा है, अब वही आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, AgNO3 और कॉपर, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है आपका, इसकी अभिक्रिया कॉपर से, तो कॉपर तो काफी ऊपर आ रहा है, इससे तो ऊपर है Ag से, तो उसको हटा देगा, ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ विस्थापन होगा। फिर क्वेश्चन दे रखा है अपने को, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? भाई ग्रीस लगा सकते हैं क्या? पेंट लगा सकते हैं क्या? जिंक की परत उस पर चढ़ा सकते हैं क्या? या ये सब कुछ कर सकते हैं? ये जो तीनों तरीके इसने हमें दिए हैं, ग्रीस लगाना, पेंट करना और जिंक की परत चढ़ाना, तीनों का उपयोग करके हम जो है उसको जंग से तो बचा सकते हैं, जंग लगने से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्राइंग पैन की, जिसमें आप खाना बनाओगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या खाना बनाने वाले बर्तन के अंदर ग्रीस लगा दोगे फिर उसमें सब्जी डालोगे? कैसी बात कर रहे हो? क्या उसमें हम पेंट करें, उसको गर्म करेंगे फिर उसको, तो पेंट हो सकता है हमारे खाने में मिले करे ऐसा? तो ये तो गड़बड़ है ना। पानी डालेंगे उसमें बर्तन को, उसको हमें धोना पड़ेगा सरफ से, तो ये तो सही तरीका नहीं लग रहा ना। तो वैसे पुरानी किताबों में आप देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि उपयुक्त सभी सारे मेथड यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन समझदारी वाली बात यह है कि जिंक की उसके ऊपर परत चढ़ाना ज्यादा समझदारी वाली बात है। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? तो इसका आंसर आपको करना चाहिए जिंक की परत चढ़ाकर। फिर है क्वेश्चन 3 हमारे पास में, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है और बहुत ही उच्च गलनांक वाला कोई एक यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में घुल जाता है। यह तत्व क्या हो सकता है पूछ रहा है अपन से? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, लोहा हो सकता है। देखो इसका सीधा आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाती है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। कैल्शियम ऑक्साइड भाटा होता है, भाटा सफेद, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुल जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पढ़ चुके हैं अपन, चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये आंसर है इसका, सिंपल। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? खाने की जो चीजें होती है ना, तो उनके जो डिब्बे हैं उन पर हम लोग टिन का लेप करते हैं। टिन एसन जो होता है उसको कोट करते हैं, ना कि जिंक। ऐसा क्यों? टिन वो नहीं, आपने देखे क्या कैन नहीं आते क्या, वो कोल्ड ड्रिंक वाले, उस पे वो टिन का ही होता है कोटिंग। तो उसके 4 हमें कारण दे रखे हैं कि भैया टिन जो है उससे जिंक ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। कह रहा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक ज़्यादा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर है कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो अभिक्रिया ना करे।
तो जो हमारा टिन है एसन, वो अभिक्रिया नहीं करता, वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए उसको खाने की चीजों के चारों तरफ लपेट देते हैं अपन। क्लियर हुई ये बात आपको? बहुत सिंपल है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो अब अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 5 से। मैंने बोर्ड मिटा दिया, जगह चाहिए कि अपने को 4 तक हो गया अपना। क्वेश्चन 5 है अपना, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दे रखा है। 2 क्वेश्चन पूछे, इनका उपयोग करके धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद कर सकते हो। भाई आपको क्या करेगा, कुछ एक धातु के टुकड़े दे देगा, कुछ एक अधातु के टुकड़े दे देगा, और ये चीज़ें आपको दे रखी है और बोल रहा है आपको अलग करके बताना है धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। तो धातु कौन सी है, धातु के लिए हम क्या करेंगे, हथौड़े से पीट करके देखेंगे सबको। तो जो पतली चद्दर में बदल जाती हैं वो धातु है, जो टूट जाती है वो अधातु है, सिंपल। फिर अगर मान लो इससे भी नहीं, दूसरा तरीका अपनाएंगे अपन, उसको क्या करेंगे, पूरा सर्किट को जोड़ लेंगे, दोनों तार के बीच में जगह छोड़ देंगे। तो जैसे ही अगर उसके बीच में हम तार अड़ाते हैं टुकड़े से, और अगर बल्ब जलने लग जाता है तो वो धातु है, नहीं जलता है तो वो अधातु है, सिंपल सा अपने को। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो भाई क्या उपयोगिता है इन परीक्षणों की, तो आप बोलोगे धातुएं जो हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, और इसीलिए उनसे जो है पतली चद्दरें में उनको बदल करके उनसे काफ़ी सारी सामग्री बनाई जाती है। तो हथौड़े से पीटने से तो हमको ये पता चल गया कि वो आघात वर्धनीय है, ये उपयोगिता है। और उसको विद्युत चालक हैं धातुएं, ये बात हमें तार से जोड़ने पर, बैटरी से जोड़ने पर उसके पता चल गई, तो ये उसकी उपयोगिता हो गई। ठीक है, जबकि जो अधातुएं हैं वो कैसी हैं, विद्युत की कुचालक हैं या अचालक हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछता है इस पर। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, और लवण और जल बनाते हैं, दोनों से अभिक्रिया करके। और अपने को बुक में 2 एग्जाम्पल दे ही रखे हैं इसके। अपने को बुक में दे रखा है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दे रखा है Al2O3, और एक हमें दे रखा है जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। ये बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हाँ बुक में ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जैसे मान लो HCl अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और यही जो है क्षार NaOH से अभिक्रिया करके बनाता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो कि है हमारी NaAlO2। इसका नाम है हमारे पास में सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी इसकी अभिक्रिया, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इसलिए बस आपको। और जिंक ऑक्साइड भी इसी की तरह एक हमारे पास में उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। भाई 2 धातुएं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, तो इस सक्रियता श्रेणी में ये सब तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर है। और फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है, 2 ऐसी धातुएं भी बताइए जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो ये लिख सकते हो आप, इनमें से जो धातुएं हैं ये उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगी। अब देखो हमारे पास में ना शादियों का सीजन है, तो ये जो पीछे आवाज आ रही है ये बैंड बाजे की है, तो उस पर ध्यान नहीं देना, अपनी क्लास पर ध्यान देना थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाओगे। कोई धातु M है हमारे पास में और विद्युत अपघटनी परिष्करण कर रहे हैं अपन, वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं अपन। तो इसमें एक होगा हमारा एनोड और एक होगा हमारा कैथोड। तो क्या क्या लोगे आप, तो हमने कहा कि भैया देखो जो भी धातु आएगी ना, भले मान लो जैसा आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मान लो आपको ये तो याद है ना, जैसे मान लो जब हमने कॉपर का सॉल्यूशन का किया था, तो ये जो सॉल्यूशन था यहाँ पे नीला तो था, कॉपर सल्फेट वाला था, और यहाँ पर हमारे पास कॉपर आयन कैसा था, Cu2+ मिलता था अपने को हर बार। तो प्लस जो है वो हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस कौन होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ पर हमें जो है शुद्ध धातु लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कैथोड को तो बनाएंगे शुद्ध धातु का, पतली एक छड़, और जो एनोड है उसको बनाएंगे अशुद्ध धातु से या अशुद्धियों युक्त धातु।
और जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा जो विलेन है, वो क्या होगा? धातु विलेन, धातु के लवण का विलेन। ठीक है, मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन, जैसे कि कॉपर सल्फेट है या ऐसे। तो बस इसका ये उत्तर हो जाएगा, विद्युत अपघट्य जो है वो। फिर उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर इजीली अच्छे से पढ़ा है ना, जैसे मैंने पूरा पढ़ाया है ध्यान से, तो ये बच्चों वाला काम है आपके लिए। क्वेश्चन 9 है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को इकट्ठा किया। चित्र दे रखा है देखो किताब में अपने को। प्रत्यूष एक लड़का है, सल्फर लिया उसने, उसको गर्म किया। तो गर्म किया उसको, तो उसकी अभिक्रिया हुई किससे? क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 क्वेश्चन है। तो इसका पहला देख रहे हैं अपन कि भाई पहले तो चलो देख रहे हैं उसने किया जो किया, क्या किया? सल्फर को जब उसने गर्म किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड बनी। ये गैस है। अब वो प्रत्यूष क्या कर रहा है? इस गैस को सूखे लिटमस पेपर पर ले गया, तो कुछ भी नहीं होगा। सूखे लिटमस पेपर पर ले जाने पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस गैस का जो प्रकृति है ना, ये कैसी है? क्योंकि ये देखो क्या है, एक अधातु है, ये एक अधातु ऑक्साइड है, तो इसकी जो प्रकृति है ये हमारे पास में अम्लीय है, एसिडिक नेचर है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अधातुइक ऑक्साइड या तो एसिडिक होते हैं और या फिर ये लोग न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर ये अम्लीय है, लेकिन सूखे लिटमस पेपर पर कुछ नहीं होगा। तो इसमें ए में ही जो दूसरा पोर्शन है ना हमारे पास में, फर्स्ट में तो भाई सूखा लिटमस पेपर पर कुछ नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे इसके कि आर्द्र लिटमस पेपर पर, तो क्योंकि ये अम्ल है, तो जब इसको गीले लिटमस पेपर पर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को, ब्लू को जो है, ये किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा, लाल में बदल देगा। ये लिखना है अपने को यहाँ पे। सेकंड, इसी में बोला है इसने कि आप क्या करो, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखो। तो एक तो अपन ने यहाँ लिखी दी, ठीक है, पहली वाली। दूसरी वाली अभिक्रिया यहाँ पे क्या होगी वो देख लो, कि जब हम क्या कर रहे हैं, SO2 गैस को हम उस पानी वाले के पास में लेकर के जा रहे हैं जहां पर इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। यह अम्लीय प्रकृति है, ये पानी वाला लिटमस पेपर है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ बनता है H2SO3, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसा बन जाता है। तो ये लिख देना बस आप अभिक्रिया इसमें। फिर उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताओ। बहुत सिंपल है यार, पेंट कर दो, और चाहिए तो आपको तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, और चाहिए तो आप, अपने यशद लेपन पढ़ा था ना शुरू में, एनोडाइजिंग, नहीं एनोडाइजिंग नहीं, यशद लेपन को अपन ने बोला था गैल्वनाइजिंग, है ना, गैल्वनाइजेशन। तो कर सकते हो, सिंपल 2 ही लिखने में। वैसे भी 11वां है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? अधातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? देखो, तो इसका जो उत्तर है ना वो मिला जुला उत्तर है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कुछ अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और कुछ अधातुएं जो हैं वो न्यूट्रल या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या है हमारे पास में? जैसे ये एक, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन। CO2 जो है ये कैसा बनाती है? अम्लीय बनाती है। क्यों? क्योंकि जब CO2 जो है पानी से अभिक्रिया करती है तो एक अम्ल बनाती है, और उस अम्ल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये है हमारे पास में कार्बोनिक अम्ल। देखो, CO2 जब H2O से अभिक्रिया करती है तो ये H2CO3 बनाती है, और ये है हमारे पास कार्बोनिक अम्ल, एक अच्छा खासा अम्ल का उदाहरण। और उसके अलावा जो है ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसके अलावा जैसे मान लो जल, ये तो किसके हो गया उदाहरण? ये उदासीन हो गया। एक और उदासीन का हमारे पास में उदाहरण है H2O, पानी जो है वो भी उदासीन होता है। ये हमारे पास कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। ठीक है, तो दोनों तरह के बनाती है ऑक्सीजन अधातुओं के साथ में जुड़ करके, या तो अम्लीय बनाती है या उदासीन बनाती है, ये याद रखना है आपको। एक एक उदाहरण लिख दोगे तो बहुत है। फिर है हमारे पास में क्वेश्चन 12 में पूछ रहा है कारण बताने। ये तो सिंपल है, आपको अपने आप से लिखना है। सुनो, पहला है ए, इसमें प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोना, चांदी, प्लेटिनम जो है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से या जो आर्द्रता है उससे सरलता से अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा, ये आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, इनको खींच के आप पतली चेन बना सकते हो, है ना।
और बहुत पीट पीट करके एकदम चद्दर जैसा कुछ ब्रेसलेट अंगूठी वगैरह बना सकते हो, कम यूज़ में अपना काम निकाल सकते हो। और फिर इनकी चमक भी बरकरार रहती है क्योंकि ख़राब नहीं होते, अपने जल्दी अभिक्रिया नहीं करते, तो इसलिए हम लोग इनका उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। सेकंड पूछा है अपन से, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। भाई सोडियम पोटेशियम और जो लिथियम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, और इतनी तेज़ी से करते हैं कि इनसे जो निकलने वाली हाइड्रोजन होती है वो जली जाती है, आग लग जाती है, वहाँ भूम करके भस्म हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए उस अभिक्रिया को रोकने के लिए हम इनको उसमें केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। बहुत सिंपल। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास में, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। सही बात है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सही बात है यार, ये तो क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। भाई एल्यूमिनियम तो यहाँ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इससे बर्तन क्यों बना रहे हैं अपन? तो उसका उत्तर ये है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, सामान्य ताप पर उसमें जो ऊपर की सतह है ना उस पर ऑक्सीजन आती है तो उनकी अभिक्रिया हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है अपने आप ही। तो वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत है ना, अंदर वाले एल्यूमिनियम को और ज़्यादा खराब नहीं होने देती। आई बात समझ में? और मतलब संक्षारण होता नहीं है उसका, और साथ ही साथ में एल्यूमिनियम जो है अच्छा चालक है ऊष्मा का और विद्युत का भी, तो फिर इसलिए फिर हम लोग उससे बनाते हैं खाना बनाने के बर्तन। मेन क्या चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, तो ऊष्मा का चालक भी है और उसके ऊपर क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई है तो अपने को फिर खतरा नहीं है उससे इतना। ये चीज़ है इसके बाद में। फिर एक प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण जब अपन कर रहे थे, धातुएं निकाल रहे थे, तो कार्बोनेट और सल्फाइड को पहले अपन किस में बदल रहे थे, ऑक्साइड में। क्यों बदल रहे थे, वहीं पढ़ा था अपन ने, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड से धातु को प्राप्त करने से ज़्यादा आसान होता है कि हम उसको उसके ऑक्साइड में से निकाल लें, अपचयन करवा लें या उसको गर्म करके अलग करवा दें। तो ये इस कारण से हम लोग पहले कार्बोनेट और सल्फाइड वालों को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में। प्रश्न संख्या 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? अपन करते हैं ना 100 नींबुओं की शक्ति विम बार में पाइए, तो उसका कारण क्या होता है कि जो हमारा तांबे का बर्तन देखो यहाँ मेंशन किया है, तो कॉपर ऑक्साइड जो बनता है तांबे के बर्तन पे, जो ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब आप उसको इमली के पानी से या नींबू से धोते हो तो नींबू में और इमली में अम्ल है, तो अम्ल और जो बेस है, जो क्षार है, वो आपस में क्या उदासीन हो जाते हैं, तो वो उसको साफ करने में उसको क्या करता है, अलग कर देता है उसको, और आराम से वो फिर धुल के अलग हो जाता है। तो देखो लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, लिखना तो आपको अपनी भाषा में है फिर इसको। फिर उसके बाद है हमारे पास में, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। तो इसका क्वेश्चन आपका है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन। भाई करना क्या है, आपको एक तरफ धातु की टेबल बना देनी है, एक तरफ अधातु की टेबल बना देती है। अब यहाँ पर आपको ना भौतिक गुणधर्म नहीं लिखने, ये बात याद रखना। अपन ने शुरू में जो 10 गुणधर्म देखे थे ना कि इसमें चमक होती है, इसमें नहीं होती है, वो भौतिक है, वो रासायनिक नहीं है। यहाँ रासायनिक की बात हो रही है। तो रासायनिक में आप क्या करोगे, एक अंतर मैं बताता हूँ आपको, जो अपन ने लिखा नहीं आप लिख लेना। पहला अंतर, धातु जो होती है वो विद्युत धनी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद धनायन बना देते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत ऋणी प्रकृति की होती है, इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और ऋणायन में बदल जाती हैं। एक अंतर ही हो गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, जैसे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर ऐसा 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 होता है। फिर आप सामने उसके लिखोगे कि अधातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने के साथ ऐसा 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 होता है। अब होता है कि नहीं होता है वो आपको देखना है, ठीक है। धातुओं की कार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया पर ये, मतलब अम्लों की धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया पर ये होता है। अधातु की होती है कि नहीं होती है वो लिख देना है आपको। तो ऐसी जो अभिक्रिया है ना 3-4, कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो आपको इकट्ठी करके 3-4 अंतर बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करो इसको। फिर इसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन 15 आ गया, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक्वारिजिया वाला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। एक इंसान है, वो हर एक घर में सुनार बन के जाता है कि मैं सोना चांदी वाला हूँ। उसने पुराने और मलिन बोला कि आपके सोने के वो दे दो आभूषण, मैं आपको फ्री में साफ करके दे रहा हूँ, ठीक है। और बोला कि पहले जैसी चमक थी ना वैसी ही चमक दे देंगे आपको। तो एक औरत ने क्या किया, उसको अपने सारे सोने के कंगन उसे दे दिए।
तो उसने वो एक विशेष अपना सॉल्यूशन था उसका, उसमें डाले और निकाल के साफ करके दे दिए कि बोला ये लो आपका। तो कंगन नए की तरह चमकने तो लग गए, लेकिन वो औरत तो बहुत दुखी हो गई क्योंकि उनका जो भार था ना वो कम हो गया। फिर उससे तू मैं हुई, उसको सुनाया बहुत ज़्यादा आदमी को, तो आदमी ने फिर माफ़ी मांग ली, बोले हाँ यार भाई मैंने गड़बड़ की है। वैसे तो कोई आदमी रुकता नहीं, भाग जाते हैं वो इतनी देर में तो। ठीक है, तो एक जासूस की तरह क्या आप पता लगा सकते हो कि विलेन की प्रकृति क्या थी? तो विलेन की प्रकृति सिंपली क्या है? एक्वारिजिया, रॉयल जल था वो विलेन जो कि सोने को गला सकता है। तो बस आपको इतना सही इस उत्तर में लिखना है। और एक्वारिजिया का बता देना, HCl उसमें 3 भाग होता है और HNO3 उसमें 1 भाग होता है, 3:1 में सॉल्यूशन होता है। 16 प्रश्न, आखिरी प्रश्न ध्यान से सुनना, ये है हमारा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन स्पात का नहीं, मतलब वो जो होता है ना स्टील का यूज नहीं करते। इसका कारण क्या है? गर्म जल के बर्तन जैसे हीटर वीटर बनते हैं ना आजकल जो, उनमें कह रहा है तांबा क्यों यूज हो रहा है, स्टील क्यों नहीं यूज होता? तो इसका कारण हमें ये बताना है कि तांबा जो है ना वो विद्युत का अच्छा खासा चालक है, पहली बात, और ये ना जल से कोई खास अभिक्रिया नहीं करता और खराब नहीं होता। दूसरी जगह पे अगर इस्पात को देखें, स्टील को देखें, तो विद्युत का इतना अच्छा चालक भी नहीं है। दूसरी मुसीबत क्या, वो जंग वंग लगा के खराब हो जाता है जल्दी। तो बस इसीलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, ना कि हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारा स्टील। तो आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्या अकेले अकेले पढ़ते रहते हो। मिलते हैं आपसे और वीडियोस में, बाय बाय।